जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 16, जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक लिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत में एक विशेष नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है जहां कोरिंग मैंग्रोव वन स्थित है। दूसरा कथन है, प्रवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और तीसरा कथन है, यह तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य के बीच सीमा का निर्माण करती है। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ये गोदावरी नदी के बारे में बात हो रही है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की मुख्य धारा तेलंगाना और महाराष्ट्र तथा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। प्रवरा और मंजरा नदी इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ ही प्रूढ़ा और प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। भार, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित गोदावरी डेल्टा भारत के तटीय और समुद्री विरासत का एक स्वाभाविक घटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। जानते हैं पहले प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित तथा तीन ओर से समुद्र से घिरे पठारी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। अगर जो देखें तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और साथ ही झारखंड के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सुनामी एक लंबी ज्वारी लहर है जो समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इसमें देखें तो भूकंप की तीव्रता सुनामी की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है, लेकिन इसके कई अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा कथन है, 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप में सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। ये कथन सही है, क्योंकि 6.5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के कारण सुनामी की उत्पत्ति होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तीसरा कथन है, जब सुनामी की लहर उथले जल में प्रवेश करती हैं तो इसके तरंग दैर्घ्य और ऊंचाई बढ़ जाती है। ये कथन गलत है। और चौथा कथन है, सुनामी समुद्र के तट तबाही का कारण बनती हैं क्योंकि अभिकेंद्र पर उत्पन्न स्राव तरंगे की गति तट पर अभिकेंद्र के बीच की दूरी को अनुक्रमानुपाती होती हैं। ये भी गलत है। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप में सुनामी आने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सर्वा बैक पद सुर्खियों में था, यह क्या है? अगर जो देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित क्वाड्रीवेल्ट वैक्सीन, जो सर्वावैक के नाम से जाना जाता है, की घोषणा की है। इसे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है, तो यह एक टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मनुष्य को चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ऐसा क्यों? पहला है, चंद्रमा पृथ्वी की भू समकालीन कक्षा में स्थित है। ये कथन गलत है, क्यों? अगर जो देखें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इससे हमें पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो इसमें अगर जो विकल्प डी को देखें तो इसमें यही लाइन सेम टू सेम लिखा हुआ है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलाकृतियों के संदर्भ में पीठिका शैल, ज्यूसेन, यारडंग और अपवाहन गर्त संबंधित है। इसमें विकल्प दिया हुआ है, पहला शुष्क या मरुस्थलीय स्थलाकृतियों से, दूसरा हिम नदी स्थलाकृतियों से, तीसरा तटीय
स्थलाकृतियों से और चौथा है भौमजल स्थलाकृतियों से। अगर जो देखें तो घर्षण, अपवहन और अपघर्षण की संयुक्त प्रक्रिया से कुछ विशिष्ट मरुस्थलीय स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, जिसमें पीटिका शैल या छत्रक, ज्यूसेन या डंक, वेटिफैक्ट और डेटाक्रेक्ट और अपवाहग्रस्त होते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, शुष्क या मरुस्थलीय स्थलाकृतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय और बृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपक्षय बृहद संचलन के लिए एक पूर्व शर्त है। यह कथन गलत है। यद्यपि यह बृहद संचलन में सहायता करता है, बृहद संचलन अपक्षयी ढालों पर अनपक्षयी पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। और दूसरा कथन है, अप्रवाहित जल, हिमनद, पवन, लहरें और धाराएं बृहद संचलन के प्राथमिक कारक हैं। यह भी कथन गलत है, क्योंकि ये प्राथमिक कारक नहीं है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक जैसे कि प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें और धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। तीसरा कथन है, चट्टानों के रासायनिक अपघटन को अपक्षय नहीं माना जाता है। यह भी कथन गलत है। अपक्षय का मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की प्रक्रियाओं के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें तीनों कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमी गढ़ों को प्रायः समुद्र के स्वास्थ्य प्रहरी के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें तिमी गढ़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अगर जो जाने तिमी गढ़ों क्या होता है। यह समुद्र के स्वास्थ्य संकेतकों के रूप में जाना जाता है, जो समुद्री परितंत्र की परिस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हालिया में अगर जो देखा जाए तो तिमी गढ़ों में बर्ड फ्लू का एक उपभेद पाया गया है। तिमी गढ़ समुद्री स्तनधारियों का एक समूह है, जिसमें डॉल्फिन, पोर्पोइस और व्हेल शामिल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला दिया था जेलीफिश, व्हेल और शार्क। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल शार्क। सॉरी, केवल व्हेल होगा, शार्क नहीं होगा, केवल व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न हैं और पूर्वीय तटीय मैदान उज्जमित यानी उभरे हुए हैं। ये कथन सही है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो है, जो किसी समय पश्चिमी तट के मुख्य भूमि पर स्थित था, अब जल में वो डूब गया है, जो इस बात का प्रमाण देता है। दूसरा कथन है, पूर्वीय तटीय मैदानों की भांति पश्चिमी तटीय मैदान से प्रवाहित होने वाली नदियां भी कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये कथन गलत है। पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और यह उभरे हुए तट का उदाहरण है। इसलिए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटियां भारत में पाई जाती हैं? नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नापूर्णा, धौलागिरी और कामेत। इसमें देखें तो नंदा देवी और नंगा पर्वत, कामेत, ये तीनों भारत में पाई जाती हैं। भारतीय गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी के 2 शिखर हैं, मुख्य शिखर और नंदा देवी पूर्व में है। मुख्य शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है और नंदा देवी की पूर्व की ऊंचाई 7,434 मीटर है। अगर जो देखें तो नंगा पर्वत के दियामीर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है।
और बाकी जो अन्नापुर है वो नेपाली अन्नापुर हिमालय के उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। धौलागिर पश्चिम मध्य नेपाल के हिमालय का एक पर्वत समूह है। नंदा देवी के साथ ही कामेत पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से प्रारंभ करते हुए जलोढ़ मृदा की निम्नलिखित पट्टियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। भांगर, बांगर, तराई और खादर को इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। इसमें देखा जाए तो सबसे उत्तर में भांगर पाया जाता है, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर और फिर खादर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 4, 3, 2 और 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में तेजस मार्क 2 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सिंगल इंजन हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक नहीं सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। दूसरा कथन है, यह पहला 100% स्वदेशी विमान है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि यह 100% स्वदेशी विमान नहीं है। तेजस मार्क 2 को 4.5 जनरेशन के मशीन के रूप में वर्णित किया गया है, जो 70% स्वदेशी होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है महासागरीय धाराएं और दूसरी तरफ महासागर। लेब्राडोर प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर, कैनरी अटलांटिक महासागर और हमबोल्ट प्रशांत महासागर। लेब्राडोर जो है इसकी उत्पत्ति बाखिन द्वीपीय धारा और वेस्ट ग्रीनलैंड धारा के अत्यधिक ठंडे जल से होता है। वेस्ट ग्रीनलैंड धारा लेब्राडोर सागर यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग में विलीन हो जाती है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर। यह भी गलत होगा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म समुद्री जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक में उत्तरी अमेरिका के तट से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और तीसरा है कैनरी अटलांटिक महासागर। यह सही है, कैनरी धारा को कैनरीज धारा भी कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणावर्त प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा की एक प्रणाली का हिस्सा है। चौथा है हमबोल्ट प्रशांत महासागर। यह भी सही है। पेरू धारा को हमबोल्ट धारा भी कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये पवनें पश्चिम तट के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा करती हैं। ये कथन गलत है। पश्चिमी घाट के पूर्व में ये पवनें नामात्र की वर्षा करती हैं। कम वर्षा वाले इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। दूसरा कथन है, इन पवनों से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि अरब सागर मानसून की दूसरी शाखा जो है ये मुंबई के उत्तर में तट से टकराती है। यह नर्मदा और तापी नदी घाटियों से होकर मध्य भारत के एक विस्तृत क्षेत्र पर वर्षा करती है। इस शाखा से छोटा नागपुर पठार में लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तीसरा कथन है, ये पवनें पश्चिमी राजस्थान और अरावली के समानांतर बहती हैं, जिसके कारण यहाँ अल्प वर्षा होती है। ये कथन सही है। ये मानसून की तीसरी शाखा होती है, जो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। इसके कारण यह पश्चिमी राजस्थान और अरावली के समानांतर बहती है। यहाँ इसे बहुत कम वर्षा होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद नारी कोरवन, पूरी विकटरन और हट्टी किससे संबंधित है? अगर जो देखें तो हाल ही में कैबिनेट ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में
4 जनजातियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी संविधान आदेश संशोधन 2022 के भाग के रूप में प्रदान की गई है। इस सूची में 4 नई जनजातियों को शामिल किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में निवास करने वाले हट्टी जनजाति, तमिलनाडु और नारी कोरवन और साथ ही कुरुविरक्कन पहाड़ी जनजाति, और इसमें एक छत्तीसगढ़ की जनजाति है जो बिछिया जनजाति कहलाती है। तो ये तीनों शब्द जनजातियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को भारत द्वारा साझा की गई सीमाओं की लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। इसका एक ट्रिक है, आप लोग जानते होंगे बचपन में एमबीए, उससे अगर जो देखे जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल और भूटान आता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को मृदा अपरदन से प्रभावित कृषि योग्य क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर जो देखें तो कृषि प्रधान राज्यों का मृदा अपरदन से संदर्भ में राज्यवार क्रमशः सबसे पहले राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में गुजरात आता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अंत में कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है। यह कथन सही है। आप लोग सुनते होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका यही मतलब होगा कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है। दूसरा कथन है, समय के साथ ब्रह्मांड के तापमान में वृद्धि हो रही है। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर जो जाने तो ब्रह्मांड का जब विकास हुआ तो ये बिग बैंग थ्योरी से 30 लाख वर्ष के भीतर लगभग 4500 केल्विन तक का तापमान गिर गया है। तो इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड नामक एक नया कोष स्थापित किया गया है। इसका रखरखाव किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? पहला है विश्व बैंक द्वारा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष द्वारा और चौथा एशियाई विकास बैंक द्वारा। तो इसकी मेजबानी विश्व बैंक द्वारा WHO की तकनीकी की सहायता से की जा रही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत, कनाडा, जापान और इटली। इसमें ब्लूमबर्ग की न्यूनतम गणना के अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर जो टॉप 5 रैंकिंग देखा जाए तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना, फिर जापान, जर्मनी और 5वें पे इंडिया आता है। अगर जो इन 5 में देखा जाए तो सबसे पहले जापान होगा, फिर इंडिया होगा, फिर कनाडा होगा और फिर इटली होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम देखेंगे इसमें इटली का होगा, फिर कनाडा का, फिर भारत का, अंततः जापान का। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महासागरीय स्मृति के पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? पहला कथन है, यह एक ऐसी परिघटना है जो समान रूप से लवणी सतही जल के परत में तापीय जड़ता के बने रहने के रूप में प्रकट होती है। दूसरा कथन है,
यह एक ऐसी घटना है जो महासागरों के सबसे निचली परत पर महासागरीय परिस्थितियों के बने रहने के रूप में प्रकट होती है। और तीसरा कथन है, यह एक ऐसी परिघटना है जो महासागर के ऊपरी मिश्रित परत की गहराई में तापीय जड़ता के विशेषता वाली महासागरीय स्थितियों के बने रहने के रूप में प्रकट होती है। और चौथा कथन इसमें दिया हुआ है, यह एक ऐसी परिघटना है जो महासागरों के थर्मोक्लाइन परत में महासागरीय परिस्थितियों के बने रहने के रूप में प्रकट होती है। अगर जो जाने तो महासागरीय स्मृति को समय के साथ महासागरों की स्थितियों के बने रहने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे महासागर के ऊपरी परत में तापीय जड़ता के रूप में वर्णित किया गया है। इसे महासागर की ऊपरी मिश्रित परत की गहराई के रूप में भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वायुमंडलीय नदी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला कथन है, ये जेट धाराओं के विसर्पण या भंवर गति के कारण बनने वाली वायुधारा है। दूसरा कथन है, यह वातावरण के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण और अपसरण होने से ऊर्ध्वाधर रूप में चलने वाली एक वायु संहति है। तीसरा कथन है, यह वायुमंडल में जलवाष्प का एक बहता हुआ स्तंभ है जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा और हिमपात करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा कथन है, यह वायु का वामावर्त प्रवाह है जो ठंडी पवनों को ध्रुवों के निकट रखने में मदद करता है। इसमें वायुमंडलीय नदी के बारे में जानिए तो वायुमंडलीय नदी वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे संकरे क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकांश जलवाष्प का बाहर की ओर परिवहन करती हैं। ये एक प्रकार के आकाश में बहने वाली नदियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। ये कथन गलत है। सूखे के प्रकार में जाने तो ये मौसम संबंधी सूखा जो होता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानीय वितरण भी असंतुलित होता है। यह मौसमी संबंधी होती है, न कि विज्ञान संबंधी, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, सामान्य से कम वर्षा की एक अवधि के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है। ये कथन सही है। सूखा शब्द एक ऐसी विस्तारित अवधि के लिए प्रयोग होता है जिसमें अगर जो देखें तो वर्षा की सामान्य से कम अवधि के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है, जो इस कथन में स्पष्ट लिखा हुआ है। तीसरा कथन है, यदि किसी भूभाग में उसके कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक भाग सिंचित क्षेत्र के रूप में शामिल है तो ऐसे क्षेत्र को सूखा प्रवण क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सुमंग लीला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नाट्य कला है। यह कथन गलत है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल का नहीं मणिपुर का है। दूसरा कथन है, इसे केवल महिलाओं कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह भी कथन गलत है। इसमें महिला कलाकारों की भूमिका पुरुष अभिनेता द्वारा निभाई जाती है और महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुषों पात्रों की भूमिका महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव अप्रवाह की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला कथन, पादप आधारित जल निकास मार्गों के माध्यम से शहरी बाढ़ में कमी करना। दूसरा कथन, जीवाणुओं का जीवाणुओं का उपयोग करके प्रदूषित जल का प्रतिशोधन करना। तीसरा,
वाष्पन उत्सर्जन के माध्यम से गहरे जड़ वाली वनस्पतियों द्वारा मृदा के अतिरिक्त जल को पंप करना। और चौथा कथन दिया है, पारंपरिक औषधि पद्धति में उपयोग की जाने वाली डिटाफिकेशन की विधि। इसमें देखें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। जैव अपवाह का अर्थ यह है कि गहरी जड़ों वाली वनस्पति द्वारा उनके जैव ऊर्जा का उपयोग करके वाष्पन उत्सर्जन के माध्यम से मृदा के अतिरिक्त जल की पंपिंग करना। अब अगले के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।